नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पाते हैं। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर की श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है क्योंकि जल्दी ही यूजीसी नेट का एग्जाम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम की, तो उनके लिए हम लोग बहुत सारे विशेषज्ञों की बातें हम उनके लिए लेकर आए हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं मनीष भारद्वाज, जो कि सोशल वर्क में पहले जीआरएफ हैं उत्तराखंड के। 2011 में पहली बार जब सब्जेक्टिव नेट का पेपर होता था तब इन्होंने नेट क्वालिफाई किया था, लेकिन जीआरएफ इनका 2013 में हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, अपने नेट के पूरे बहुत सारे अनुभव हम सबके साथ साझा करेंगे। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, आपने हमें आज स्टूडियो में बोलने का मौका दिया। मैं हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को अपने तरफ से और गढ़वाल विश्वविद्यालय समाज कार्य एवं समाज शास्त्र विभाग की तरफ से अभिनंदन करता हूं। जी मनीष जी, क्या क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले कुछ बेसिक सुझाव हों, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है पहले पेपर का, विषय के पेपर का। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात शुरू करें। देखिए कि जहां तक नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने की बात है, तो पहले अगर आप नेट जेआरएफ को के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो पहले समझना होगा कि ये सिस्टम क्या है और नेट क्या है और उसमें जेआरएफ क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो जेआरएफ है वो नेट में ऐसे व्यक्ति जो सबसे टॉप लेवल के 10% होते हैं, या वो कह दीजिए कि एक स्केलिंग सिस्टम लगता है कि जिस विषय में जितने एप्लीकेंट होंगे उसका एक परसेंटेज निकलता है कि पूरे टोटल नंबर ऑफ जेआरएफ देश भर में 3,500 दिए जाएंगे, तो उसी के आधार पर ही वो बांटा जाता है सभी विषयों के। तो ये प्रोक्स मान के चलिए कि समाज कार्य विषय में अब तक का जो ट्रेंड रहा है उसमें हर 6 महीने में 25 से 30 लोगों, मैक्सिमम 25 लोगों को ही जेआरएफ की फेलोशिप यूजीसी दे पाती है। तो उसमें आप कैसे आए, ये बड़ा सवाल है कि नेट क्वालिफाई तो बहुत करते हैं परंतु जेआरएफ कैसे हो। तो जेआरएफ होना और नेट होना एक बहुत ही स्ट्रेटजी का मामला है। जब आप एमए या एमएसडब्ल्यू की कोर्स करते हैं समाज कार्य विषय में, तब न तो आपको कंप्रिहेंशन पढ़ाया जाता, न तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है, न ही आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के संदर्भ में कोई शिक्षा दी जाती है। लेकिन नेट के विषय में आप जब फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको देने होंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, आप कंप्यूटर के नॉलेज के संदर्भ में आपको करंट अफेयर और कंप्रिहेंशन और तमाम तरह की ऐसे एप्टीट्यूड जिससे आप में शिक्षक बनने की गुणवत्ता है या नहीं, ये चेक होता है। और मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं कि फर्स्ट पेपर ही ऐसा पेपर है जिसको आप ऐसे तैयारी करें कि उसी के बेसिस पे ही आपका जेआरएफ होगा, ये तय मानिए। क्योंकि सब्जेक्टिव जो नॉलेज है वो डीप इतना है कि उसमें आप कितना भी समय लगाएंगे तो उसकी तैयारी आपको करने में काफी समय लगेगा, जो आप एमएसडब्ल्यू या एमए करते हुए करते हैं। परंतु फर्स्ट पेपर की जो बात है वह पूर्णतः एक तरीके से मान लीजिए कि यह स्ट्रेटजिक मामला है। जिस तरीके से कोई युद्ध लड़ने से पहले आप तैयारी पूरी तरीके से एक युद्ध की भूमिका में तैयारी करते हैं, उसी तरीके से आपको नेट के प्रथम पेपर को स्ट्रेटजी बना करके तैयार करना होगा। आप जैसे जानते ही होंगे आप लोग कि नेट जो है भारत की 7वीं सबसे हार्ड एग्जाम है। अच्छा। और इसका रैंक है वो जेआरएफ, तो उसमें भी क्वालिटी जो आप दही जमाए उसमें भी मक्खन नहीं, वो घी कहिए, तो वो जेआरएफ है। तो आपको जब जेआरएफ फेलोशिप मिलती है या यूजीसी अवार्ड करती है तो आपको 2 साल के अंदर में पीएचडी ज्वाइन कर लेना है, तब जाकर के आपकी फेलोशिप जो है, जो 35,000 इसमें मिल रही है, वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको 35,000 पाने के लिए आपको मेहनत करना ही होगा। और रही बात आपको पीएचडी ज्वाइन करने की,
तो वो आपको जेआरएफ निकालने के बाद 2 साल के अंदर आपकी जेआरएफ फेलोशिप बेकार हो जाएगी। उसको ज्वाइन करना है, क्योंकि आप में वो करंट देखता है यूजीसी कि आप में वो गुणवत्ता है कि आप अगर पीएचडी करेंगे तो कुछ नया करेंगे। तो इसीलिए उसको टाइम लगा दिया उसने। और सबसे बड़ी बात कि जेआरएफ करने की एक मिनिमम एज है। आप 30 साल से अधिक एज वाले लोग को टॉप बहुत अधिक मार्क्स भी लाएगा तो उसको जेआरएफ वो नहीं देती है। यानी कहने का मतलब कि युवा दिमागों को, जो युवा वर्ग है, उसको रिसर्च के फील्ड में आकर्षित करने के लिए जो सबसे ब्रिलियंट छात्र है वो शिक्षा के फील्ड में आए, इसके लिए यूजीसी जेआरएफ फेलोशिप देती है। नेट पात्रता है, परंतु जेआरएफ फेलोशिप है, और फेलोशिप जो होती है उसमें अर्जित किया जाता है। तो जेआरएफ को आप अर्ज करते हैं, परंतु जब आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो नेट एक पात्रता है जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के इक्विवेलेंट डिग्री को प्राप्त करते हैं। परंतु जेआरएफ उसमें भी आप में एक जूनियर रिसर्च फेलो ही उसका नाम है कि आप फेलो के रूप में आप आएंगे। जी मैम। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया, बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि इस पर काफी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में रहता है कि जेआरएफ क्या है, नेट क्या है। तो मनीष जी, आगे को अगर आप बताना चाहें कि आपने कहा कि पहला पेपर अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, तो कैसे उसकी तैयारी करें, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जैसे मैंने कहा कि भारत के जो सबसे हार्ड जो एग्जाम है उसमें टॉप 10 में यूजीसी नेट का एग्जाम को माना जाता है। और आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अगर आप तैयारी करते हैं, इसे चैलेंजिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए स्ट्रेटजी भी उसी तरीके से चैलेंजिंग होनी चाहिए। 7 अगर हार्ड एग्जाम है तो CSIR नेट भी होता है जो यूजीसी कराती है, वो साइंस विषय के लिए होती है। उसी की इक्विवेलेंट ये जेआरएफ होती है जो सोशल साइंस और आर्ट्स विषयों के लिए होती है। तो अगर आप आर्ट्स विषय में तैयारी करते हैं तो यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे, और अगर आप साइंस विषय के लिए आप इसी तरह के फेलोशिप और इसी तरीके की चीजों करना चाहते तो आप CSIR नेट एग्जाम देंगे। और अगर आप इंजीनियरिंग विषयों के लिए करते हैं तो आपको गेट का एग्जाम देना होगा। ये तीनों एग्जाम इक्विवेलेंट है, और तीनों की जो है एक रैंकिंग भी है, सेम है, 1-2 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन तीनों एग्जाम जो है बहुत ही हार्ड है। तो पहला पेपर की तैयारी में पहले आप स्ट्रेटजी समझिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आज के समय में 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आपके लिए दिए जाते हैं, और समय होता है 1 घंटा। यानी आप मान के चलिए कि 1 मिनट में आपको एक सवाल अप्रॉक्स करना ही करना है। और उसमें किस तरह के सवाल होते हैं, तो 10 सवाल आपके अप्रॉक्स मान के चलिए कि जीके जीएस होते हैं, करंट अफेयर होता है। 10 सवाल आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं। 10 सवाल आपके कंप्यूटर और उससे तकनीकी जानकारी के संदर्भ में सूचनाएं के लिए मांगी जाती है, उसके संदर्भ में सवाल होते हैं। और 5 सवाल कंप्रीहेंशन से होते हैं, और 5 सवाल आपके रीजनिंग से भी होते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग एक जैसा ही वो मिला हुआ होता है। मतलब आप मान के चलिए को 20 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्रीहेंशन के होते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्यूटर और करंट अफेयर के। 10 क्वेश्चन जो हो गए, कुछ जनरल क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जिससे आपके नॉलेज को भी चेक किया जाए। तो इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, और ये जो है पैटर्न को वो यूजीसी हमेशा फॉलो करती है। तो अगर आप करंट अफेयर की ज्यादा बात करते हैं तो उसके लिए आपको आंख नाक कान खोल के रहना होगा। न्यूज पेपर की पर डे की रीडिंग करनी होगी, और जो वर्तमान घटनाएं घट रही है खास करके शैक्षणिक माहौल में, उस पर विशेष नजर रखनी होगी आपको। और उसके आगे जैसे कंप्यूटर का मामला है तो कंप्यूटर में भी आपको बेसिक जो चीजें होती है, जैसे आपको पूछ देगा कि जो कम्युनिटी रेडियो का कॉन्सेप्ट क्या है, वो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, उसका कितना रेंज होता है तो बताना वो देना। या फिर आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछ देता है कि कंप्यूटर का लाइन बाय लाइन क्या होता है। एक बार सवाल आ गया था, मैं भी एग्जाम उसमें दिया था, मैंने पूछ दिया था कि इंटरनेट का जनक क्या है। फिर एक बार सवाल आया कि आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, IPv4 क्या होता है। तो ये सब जो बेसिक सवाल जो आपके रोजमर्रा के जो शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में काम आते। जैसे कभी एक बार सवाल आ गया तो ईमेल क्या है, ईमेल क्या है, HTTPS क्या है,
HTTP और HTTPS में क्या अंतर है, बाइनरी सिस्टम क्या है। फिर अभी इसी तरह के सवाल आ जाते हैं, कभी हेक्साडेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, आपको बाइनरी नंबर पे भी सवाल पूछ देता है। तो इन सवालों को आप बैक के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर का जो सवाल के बाद हम आते हैं कंप्रीहेंशन पे। सबसे मुश्किल जो नेट के फर्स्ट पेपर में होता है वो कंप्रीहेंशन का सवाल होता है। वो आपको इस तरीके के गद्य दिए जाते हैं कि जिसे आप एक बार दो बार पढ़ करके नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए चूंकि उसमें आपकी पूरी जो नॉलेज है, आपका जो खोज करने का गुण है, और आप में जो एक तरीके से आप कहे कि आप में जो एक किसी चीज को पढ़ के तुरंत जांच के मतलब तुरंत आपके त्वरित जो सूचना या उसमें जो परिणाम निकालने का जो गुण है उसकी चेक होती है। और मैक्सिमम बच्चे यहीं पे जो है जो 6-7 क्वेश्चन होते हैं उसको वो कर नहीं पाते हैं और इसी में वो पीछे हो रह जाते हैं। मैथमेटिक्स का कितना परसेंट आता है? मैथमेटिक्स का बेसिकली मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जी। जिसमें नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। नहीं, वर्बल रीजनिंग भी होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी होता है। वो पैटर्न पे होता है कि किस तरीके का पैटर्न वो चूज कर दे। डेटा इंटरप्रिटेशन का जो सवाल होता है, खास करके डेटा एनालिसिस का भी सवाल 1-2 दिए जाते हैं, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट होता है, या फिर जो ABCD का जो उलट करके दे दिया, या फिर संबंध रक्त संबंध का जो सवाल होते हैं, ऐसे ही सवाल होते हैं। और एक उसमें होता है असर्शन रीजन का सवाल। वो जो 5 या 7-10 क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही स्कोरिंग सवाल होते हैं और उसमें ही आपकी पूरी नॉलेज की जांच हो जाती है, कंप्रीहेंशन और असर्शन रीजन के क्वेश्चन में, कथन एंड कारण वाले में जी। उसमें ऐसा लगता है कई बार कि हमारी राय कुछ और हो सकती है। बहुत सही सवाल आपने मैडम पूछा, और मैं इसी बातें पर कह रहा था कि देखिए वो जो कथन एंड कारण का जो सवाल होता है वो आपके सोच और आपके अनुभव और आपके नॉलेज, वो कथन और कारण का जो सही आंसर होता है वो लिखित होता है, परंतु आप उस पे अपने विचार क्या देते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो विचार होता है वो उसके अनुभव और उसके नॉलेज पर निर्भर करता है। तो जब आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो उस सवाल का सही जवाब कैसे देंगे आप। तो मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि दोनों सवाल आंसर तो सही है, परंतु जो वो उसका सही आंसर होता है वो उसका भी पीछे एक कथन एवं कारण के पीछे भी एक सही उसका कह सकते हैं कि सही तर्क होता है। वो तर्क जब आप तभी जान पाएंगे जब आपको डीपली आप उस बारे में जान रहे हैं। अगर उस घटना के संदर्भ में आप नहीं जानते हैं तो जैसे एक सवाल आ गया कि सभी मछलियां हैं वो नदियों में रहती है, कुछ मछलियां तालाबों में रहती है। तो अब संबंध ये अगर इस तरीके से कथन कारण हुआ तो इसमें सवाल आ जाएगा कि या कथन एक सही है कि कथन 2 सही है कि दोनों कथन सही नहीं है कि दोनों सही है। इस तरीके के सवाल होते हैं। जैसे सवाल आ जाता है कि कुछ जो घोड़े हैं वो खच्चर हैं और कुछ गधे जो हैं खच्चर हैं। ऐसे सवाल होते हैं कि जिसमें आपको लगेगा कि ये अब आपको अपने अनुभव। इसलिए तो मुझे लगता है कि कोचिंग सेंटर्स वाले कुछ ट्रिक बताते हैं कि आपने राउंड किया, बीच में जो कॉमन है वो बीच में आ गया। जी एकदम सही आपने कहा मैम, आपने एकदम सही कहा कि ये ट्रिक का ये बेसिकली बैंकिंग में डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस गुण को चेक करने का तरीका है। तो जब असर्शन रीजन का हम सवाल को सोल्व करते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि इसका दिमाग पजल्स को झेलने की ताकत रखता है या नहीं रखता है। अगर आप असर्शन रीजन के सवाल नहीं कर पा रहे हैं, आपको देखते ही डर भाग रहा है, दूर भाग रहे हैं, तो इसका सीधा संबंध है कि आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और पजल्स को सोल्व करने की ताकत आप में नहीं है। और ऐसे व्यक्तित्व में अगर आगे बढ़ाया जाता है तो व्यक्ति जो विभिन्न तरह की जब चुनौतियां मिलेगा तो वो उस पजल्स को से भागेगा। तो इसलिए ऐसे सवाल दिए जाते हैं, 10 सवाल होते हैं वो कि असर्शन रीजन, कथन एवं कारण,
आपका जो अनुभव था सब्जेक्टिव का, आपने सबसे पहला जो पेपर दिया नेट का दिसंबर 2011 में, तो उस बार आखिरी बार सब्जेक्टिव पेपर था नेट का, उसका अनुभव आपका कैसा था? उसके बाद लगातार आप 4 बार दे चुके हैं, तो आपको क्या लगा कि एक शिक्षक, एक प्राध्यापक बनने के लिए किस तरह का पेपर आना चाहिए? क्या ऑप्शनल पेपर ही होना चाहिए, या एक जो विवाद भी है कि दोबारा से सब्जेक्टिव की ओर सोचा जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे पास दोनों अनुभव है मैम। तो जहां तक बात अगर शिक्षा और शिक्षा की सेवा की बात कहूं, तो सब्जेक्टिव जो है उससे बेस्ड जो है शिक्षा के क्षेत्र में चेक करने के लिए नहीं हो सकता, परंतु सवाल आ जाता था कि किसी भी व्यक्ति का जो लिखने की कला है उसको एक तरीके से चेक न किया, माने कोई अगर व्यक्ति जो है उसको 10 आदमी चेक करेगा तो अपने अपने विचार से अलग नंबर देते थे उसको। तो ये विवाद हुआ जिस कारण से जो ऑब्जेक्टिव हुआ। लेकिन ऑब्जेक्टिव एक तरीके से वो किसी व्यक्तित्व को परखने का सही तरीका नहीं है, वरना सिविल सर्विस के एग्जाम में सब्जेक्टिव मेंस एग्जाम क्यों कराए जाते हैं? ये सवाल तो पैदा होता ही है। जब सिविल सर्विस को एक प्रोफेसर बनाता है, उसको पढ़ाता है, उसकी पात्रता परीक्षा में ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्यों? अगर ऑब्जेक्टिव ही सही मानक है तो सिविल सर्विस एग्जाम में सब्जेक्टिव एग्जाम क्यों? आप बार बार उसके सब्जेक्टिव एग्जाम क्यों चेक करते हैं? यहां बच्चों की किताबें लिखनी होती है, असाइनमेंट चेक करना होता है, कॉपी चेक करना होता है। तो मेरा मानना है, मेरा निजी मत है ये, कि नेट का एक पेपर सब्जेक्टिव ही होना चाहिए। क्योंकि सब्जेक्टिव में जब मैंने लास्ट टाइम मैंने दिया, तो मैं अपना अनुभव बताता हूं कि मैं सब्जेक्टिव में दिया, मैं सोशल वर्क में, मैं फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर का छात्र था, परंतु रूरल डेवलपमेंट में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा था और उसको मैं ज्यादा पढ़ता था। उस समय मैं योजना, कुरुक्षेत्र, समान ज्ञान दर्पण, प्रतिभा दर्पण से विभिन्न लेखों को पढ़ा करता था। तो जब मैंने पेपर लिखने वो सब्जेक्टिव की कॉपी मिली, उसमें 32 या 32 पेज हुआ करता था, वो पूरी कॉपी होती थी, उसमें क्वेश्चन के लिए जगह बना हुआ था। आप उतना ही लिखना है, उससे अधिक आप नहीं लिखना है। इस तरह से इग्नू के ओपन वाले कॉपी में इस तरह लिखते हैं लोग। आशय है कि कंक्रीट आपको लिखना है। जी, कंक्रीट लिखना है आपको, एकदम शब्द भी नपे तुले और फैक्ट लिखना है। उससे अधिक लिखेंगे तो वो आप नहीं लिख सकते हैं। तो जब मैंने लिखा तो मैंने फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर का छात्र था, मैं रूरल डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन थे वो मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से आते थे। मैंने वो लिखा और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, उसमें मैं पेयरिंग में था, मैं एमएसडब्ल्यू 3rd सेमेस्टर का छात्र था, और मैं लिखा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं नेट क्वालिफाई कर गया। मुझे कहीं से विश्वास नहीं था कि इस तरीके से उसमें मैं पीसीएस की तैयारी करता था, लोक सेवा आयोग की और संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा था। तो मैं सब्जेक्टिव लिखने का एक मेंस के लिए मैं तैयारी करता था। तो कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट, उसी का फायदा मुझे मिला और मैं सब्जेक्टिव के फर्स्ट एग्जाम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, लास्ट एग्जाम था सब्जेक्टिव का, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं नेट क्वालिफाई कर गया। तो आपका मत बिल्कुल सही है। मेरा भी निजी मत यही है कि सब्जेक्टिव होना चाहिए एक मूल्यांकन के लिए, लेकिन बेशक मूल्यांकन में आसानी होती हो, OMR सीट है, आपने जल्दी सारी कॉपियां चेक कर दी, तो कई सारे कारण हो सकते हैं ये करने के। तो मुझे लगता है कि चलते चलते कुछ और अगर आप बताना चाहें, क्योंकि सब्जेक्टिव जो पेपर है उस पर आपने थोड़ा सा कम बताया, अगर उस पर कुछ और राय देनी होगी, कैसे बच्चे तैयारी करें। सब्जेक्टिव का मामला कुछ बहुत विस्तार हो जाएगा, तो आज का जो थोड़ा मैं इस पर आज मैं फर्स्ट पेपर पे ही ध्यान देता हूँ। पढ़ें कैसे, तैयारी क्या किताबों से पढ़ें, क्या नेट से भी कुछ, गूगल से भी चीजें निकाल कर पढ़ें, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल आजकल हैं, क्या वो एक सही मार्गदर्शक हैं? थोड़ा सा इस पर बताएं। देखिए, सबसे बड़ी चीजें होती है कि जौहरी को परख होता है मोतियों का, और जौहरी ही जानता है कि कौन सा पत्थर कैसा होता है, और जौहरी के रूप में आपके पास शिक्षक हैं। अगर आप यूट्यूब और इंटरनेट के माध्यम भरोसे उसको गुरु बना लेते हैं, तो इस नॉलेज सोसाइटी, जिसको 21वीं शताब्दी में हमारे गुरुओं ने कहा कि नॉलेज सोसाइटी है, तो आप उसमें धोखे में चले जाएंगे। वो महासागर है, उसमें नॉलेज की कमी नहीं है, परंतु सही ज्ञान जिसके माध्यम से आप क्वालिफाई करेंगे वो नहीं मिलेगा। इसीलिए सही शिक्षण व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षकों के मार्गदर्शन में टेक्स्ट बुक को ही पढ़िए और सिलेबस के पढ़िए। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन ज्यादा है
और सही इन्फॉर्मेशन कम है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशन उसको आप नहीं जानते हैं। जैसे एक आजकल बहुत प्रचलित है, खान सर पटना से हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी नॉलेज होती है। उन्होंने एक नॉलेज दिया था कि म्यांमार के पास एक भारत का द्वीप 1936 में भारत ने दान में दे दिया वो म्यांमार को, परंतु उस पर उन्होंने गलत टिप्पणी किया और पार्सेल द्वीप उसका नाम है, जिसपे जहां पे चाइना का वो है, तो वो द्वीप जो है चाइना को भले म्यांमार ने दिया, परंतु भारत सरकार, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल में बोला था कि जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया फ्री में। मैंने उस पर पढ़ा, वो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया था, बनिस्बत कि वो पहले से ही म्यांमार के पास था, और जब म्यांमार भारत से अलग हुआ तो वो द्वीप भी उसको मिल गया। तो गलत इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे ज्यादा मिलेगी। सही सूचना लेने के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा, प्राइमरी सोर्स जो है किताब के रूप में जो आपके पास मौजूद है उसको ही पढ़ना होगा। जी, किताबें अक्सर या तो अरिहंत प्रकाशन की मिलती हैं या उपकार की मिलती हैं, क्या कोई और किताबें हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, देखिए, मैं अरिहंत के जो प्रश्न पत्र, फर्स्ट प्रश्न पत्र के जो सवाल हैं उसमें आप वो जो बहुत ओल्ड है उस पर आप ना कर तैयारी करें। मैं ये कहूंगा कि आप अगर फर्स्ट पेपर में रीजनिंग की तैयारी करते हैं तो आप आर.एस. अग्रवाल की रीजनिंग देखिए। अगर आप कंप्रीहेंशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आईएएस पीसीएस की जो कंप्रीहेंशन के लिए किताबें आती है उसको करिए, वो पतली किताबें आती हैं, उसके प्रैक्टिस सेट बनाइए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कंप्यूटर की तो आप लूसेंट की या किसी भी और कंप्यूटर की जो किताबें आती है उसको पढ़िए। आप अगर तैयारी करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, शिक्षण अभिवृद्धि की, तो बीएड में जो शिक्षा शास्त्र की जो टीचिंग एप्टीट्यूड की किताब है उसको प्रीफर करिए। वो बहुत पतली किताबें आती है, लेकिन आप एक गाइड बेस पे आप सोचेंगे कि मैं एक गाइड पढ़ के उपकार का या अरिहंत पढ़ करके मैं नेट जेआरएफ हो जाऊं, स्कोर ले आऊं, नामुमकिन है। हाँ, इक्का दुक्का कोई हो जाए तो वो कह सकता हूं कि वो कर लेगा, लेकिन ऐसे नहीं, संभव नहीं है उससे। जी, तो ये बड़ी आंखें चौंकाने वाली बातें आपने कही, क्योंकि अक्सर लोग उनसे भी पढ़ते ही हैं। बहुत अच्छी मार्गदर्शन आपने दिया है, अच्छी किताबों के नाम बताए हैं और बहुत ही अनुभवी और बहुत अच्छी बातें आपने बताई। मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। और सभी श्रोताओं को अगर मुझे मौका सेकेंड टाइम मैम से मिला तो मैं अब बताऊंगा कि समाज का के जो 4-5 अलग अलग विधाएं हैं, जो इसके स्पेशलाइजेशन है, उसके सवाल कैसे करें और कैसे सब्जेक्टिव की तैयारी करें, उस पर एक विस्तार से, हो चुकी वो लंबी होगी क्योंकि 5-6 इसके स्पेशलाइजेशन है, तो सवालें लेबर से और कैसे एफसीडब्ल्यू से, एचआर से और कैसे रिक्वेशन से पूछे जाते हैं, तो उस पर मैं विस्तार से बाद में चर्चा कभी करूंगा अगर मौका मिला तो। सभी श्रोताओं को, जो सुनने वाले श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बेस्ट विशेष। जी, तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो दोस्तों तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।